रिकॉर्ड। ठीक है, तो ओझा जी आपको मैं बना देता हूँ कोस्ट, आप ऐड करते रहिएगा, है ना। जी सर, जी सर। हाँ जी, अच्छा अब आगे चलते हैं। ये एलएलपी के बारे में था। एनुअल रिटर्न आपको विद इन 60 डेज फाइल करना। ये फिर कुछ पैनल प्रोविजंस हैं, पेनल्टी अलग अलग। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको 8 साल के लिए रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑडिट कब कराना है? टर्नओवर डज नॉट एक्सीड इन एनी फाइनेंशियल ईयर 40 lakhs और कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 lakhs। ठीक है, तो टर्नओवर या फिर आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर है। हाँ, एक पूनम जी म्यूट कर लीजिए अपने को। अब आगे चलते हैं। चलो होने दो। ये हो गए, फिर फॉर्म्स वगैरह हैं, इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो आप देख ही लोगे। फिर फॉरेन एलएलपी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कई बार पूछ लेता है कि फॉरेन एलएलपी की क्या कॉन्सेप्ट है। फॉरेन एलएलपी है क्या? सेक्शन 2M में डिस्क्राइब्ड है। फॉरेन एलएलपी एज एलएलपी फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच एस्टेब्लिशेज अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड तो आउटसाइड इंडिया है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो वो फॉरेन एलएलपी है। ठीक है सर, उसमें एक इंडियन होगा सर फॉरेन एलएलपी में? नेचुरली वो तो है ही। हाँ हाँ, क्योंकि फॉरेन में एस्टेब्लिश्ड हुआ ना, इसलिए। वो तो ऐसा ना, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर का नाम तो देना ही पड़ेगा ना आपको। यहाँ पर, यहाँ जो इसमें ये भी लिखा है कि कौन नोटिस रिसीव करेगा, वो आगे आएगा, अभी आएगा कि इंडिया में कौन नोटिस रिसीव करेगा, उसका नाम देना पड़ता है। अच्छा। ये तो नेम रिजर्वेशन है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए लिस्ट ऑफ पार्टनर्स, ये देना क्या क्या है आपको। जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन सर्टिफिकेट है जो बाहर में रजिस्टर हुआ, ये लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, फॉरेन एलएलपी को आपको रजिस्टर कराना है जब आपने व्हेनेवर यू एस्टैब्लिश एनी बिजनेस इन इंडिया, व्हेन यू एस्टैब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो विद इन 30 days ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया यू हैव टू फाइल विद रजिस्ट्रार एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 27। उसमें क्या क्या लगाना है आपको? जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, मान लो आपकी कंपनी यूएसए में रजिस्टर्ड हुई, तो वहां वाला वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द एलएलपी इन द कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, आपका बाहर का ऑफिस कहां पर है, यहाँ पर जो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वो बताओ। लिस्ट ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इफ एनी एंड द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ 2 or more persons रेजिडेंट इन इंडिया। 2 आदमी के नाम बताने पड़ेंगे आपको, वो आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एलएलपी सर्विस ऑफ प्रोसेस एंड एनी नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट। ये यहाँ आपके क्वेश्चन का जवाब आ गया है। पार्टनर मत बनाओ, आपको ऑथराइज्ड पर्सन तो बनाने पड़ेंगे। ये फिर इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अल्ट्रेशन के भी आपको क्या करना है? विद इन 60 days ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो भी फॉरेन एलएलपी है उसको अपना जो नेम ऑफ द फॉरेन एलएलपी एंड द कंट्री इन विच एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड टू बी स्टेटेड इन लेजिबल इंग्लिश कैरेक्टर्स इन ऑल इनवॉइसेस, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड पब्लिकेशन ऑफ द एलएलपी। ये कुछ लाइबिलिटीज हैं कि फॉरेन एलएलपी के ऊपर क्या क्या उसको करना है। इफ यू सीज टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो आपको फॉर्म 29 में नोटिस देना है विद इन 30 days। और आपको कहां फाइल करना है? ज्यूरिसडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली। ये तो इतना ही है इसमें। तो देखो कंपनीज एक्ट और एलएलपी है। अब ये जो पीपीटी मैंने बहुत पहले आपसे शेयर की हुई है, और इसको एक अगर बार आप, शेयर कर दीजिए सर, प्लीज। अरे कितनी बार तो शेयर कर रखी है सर जी, वो तो ग्रुप में कोई भी शेयर कर देगा। हाँ, तो कोई बात नहीं। अच्छा, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
एक तो ये बेलमेंट बेलर बेली वाले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। जी कि सर। बेलमेंट क्या होती है? बेलमेंट होती है डिलीवरी ऑफ गुड्स। भाई आप टेलर के पास गए, ठीक है, टेलर को आपने कपड़ा दे दिया और कह दिया भैया ये मेरी शर्ट सी दे दो, ये बेलमेंट है। आप वॉच रिपेयर के लिए वॉचमैन के उसके पास जाते हो, जो घड़ियां रिपेयर करता है, तो उसको आप वॉच दे देते हो, ये बेलमेंट है, ठीक है। बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। कोई जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ही हो, ठीक है। आपका एक दोस्त फॉरेन कंट्री जा रहा है, वो कहता है मेरी कार का ध्यान रखना, ये बेलमेंट है। Upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. ये bailment है, ठीक है। The person delivering the goods is called the bailer. The person to whom they are delivered is called the bailee, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ बेली क्या है? बेली जो है उसकी क्या क्या ड्यूटीज है? पहले तो है केयर टू बी टेकन बाय द बेली। बेली मस्ट टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, not to make unauthorized use of the goods. So Bailey is under a duty not to use the goods in an unauthorized manner or for unauthorized purpose. Not to mix the goods, must keep the goods bailed separate from his own goods. Not to set up an adverse title. Bailey must not set up an adverse title to the goods bailed. Return of goods bailed on expiration of time or accomplishment of purpose. So it is the duty of the Bailey to return the goods without demand on the expiry of the time fixed or when the purpose is accomplished. Bailer entitled to increase or profit from goods bailed. So Bailey must return the bailer any increase or profits which we have accrued from the goods bailed. एक आदमी ने दूसरे बंदे के पास अपनी गाय रखी, ठीक है, कि भाई ये 15 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ और 15 दिन बाद शहर के लिए जा रहा हूँ, 15 दिन बाद आऊंगा तो मैं वापस ले लूंगा। अब गाय ने बछड़ा दे दिया तो उसको गाय और बछड़ा दोनों ही वापस करने हैं, ठीक है। ये with interest, with हाँ interest. हाँ, जो भी एक्रीशन। हाँ जी। अब इसमें ये तो एक तो हो गई बेलमेंट, दूसरी होती है प्लेज। बेलमेंट और प्लेज में क्या फर्क है? कि प्लेज में फिर होते हैं जैसे बेलर, बेलमेंट में बेलमेंट और बेलर और बेली, यहाँ पर होते हैं प्लेज, पानर और पॉनिंग। तो बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। जैसे बेलमेंट में कोई डेट वगैरह नहीं होता, ठीक है। एक आदमी बाहर जा रहा है, वो कहता है यार मेरी गाड़ी का ध्यान रखना, ये चाबी ले लो, इसको कभी कभी चलाते भी रहना, मैं तो 2 साल बाद वापस आऊंगा, ठीक है। तो ये चीज वो हो गई बेलमेंट। यहाँ पर क्या है कि भाई मैंने आपसे कोई लोन ले रखा है और मैं अपनी गुड्स आपको दे देता हूँ एज सिक्योरिटी, वो हो गई प्लेज। तो बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। और बेलर जो है इस केस में पॉनर कहते हैं और बेली को कहते हैं पॉनिंग, ठीक है। अच्छा, एक इसमें कॉन्सेप्ट आती है श्योरिटी की, कि श्योरिटी कौन है? जो गारंटी देता है वो उसको कहते हैं हम श्योरिटी, ठीक है। और जिसके बिहाफ पर गारंटी दी जाती है, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। एक आदमी ने दूसरे से लोन ले रखा है, ए ने बी से लोन ले रखा है, ठीक है ना, तो ए तो हो गया प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। बी हो गया क्रेडिटर जिससे लोन ले रखा है, और सी जिसने गारंटी दी है कि भाई अगर ये लोन पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा, तो वो हो गया आपका श्योरिटी, ठीक है। और इसमें जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है एज पर सेक्शन 128, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। इसीलिए हमने देखा ना आईबीसी में कि भाई आप जो है बैंक जो है वो कंपनी के अगेंस्ट में प्रोसीड ना करके जो गारंटर है जिसने गारंटी दी उसी के अगेंस्ट में डायरेक्टली प्रोसीड कर सकता है। एक क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्सेप्ट आती है इसमें। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या है बेसिकली? क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरह के हो सकते हैं? नेसेसरी सप्लाई टू ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। एक माइनर ने नेसेसिटीज को ले ली, ग्रोसरी आइटम्स ले ली, उसके लिए ही मतलब मनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम या और हिज प्रॉपर्टी, या रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ व्हिच ही इज इंटरेस्टेड, ठीक है। एक टेनेंट है, उसका लैंडलॉर्ड रहता है इंडिया से बाहर, ठीक है।
टेनेंट पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस आ गया कि भाई तुमने म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं दे रखे, अगर तुम ये नहीं दोगे तो हम ये प्रॉपर्टी सीज कर देंगे। वो सोचता है मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है, तो वो पेमेंट कर देता है टेनेंट ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ ए नॉन ग्रेचुटस एक्ट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फाइंडर ऑफ गुड्स या लाइबिलिटी फॉर मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्शन, ये सारे आपके क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के नेचर के अंदर आते हैं। एक इसमें कॉन्सेप्ट आती है इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर एक ही बात है। और इंडेमनीफायर कौन है? द पर्सन हु प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई और मेक गुड द लॉस, इसको कहते हैं इंडेमनीफायर। एंड द पर्सन हुज लॉस इज मेड गुड, उसको कहते हैं इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। एक ये सेल ऑफ गुड्स में कॉन्सेप्ट आती है कंडीशन और वारंटी वाली। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और वारंटी क्या है? इट इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस। फर्क क्या है? अगर कंडीशन का ब्रीच होता है तो वन कैन रिजेक्ट द गुड्स या कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वारंटी होती है, वारंटी का अगर कोई ब्रीच होता है तो ही कैन क्लेम डैमेजेस आल्सो, डैमेजेस ओनली, बट ही कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा है, मुझे तो इतना ही बोलना था। अब आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए कहीं से भी। सर तो इंडेमिनिटी और श्योरिटी में जो थोड़ा सा थिन डिफरेंस है, इंडेमिनिटी में को एग्जिस्टेंस लायबिलिटी नहीं होता है ना? देखिए ऐसा होता है, इंडेमनिटी में क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब ये है कि भैया अगर कोई लॉस हो गया तो आई विल इंडेमनीफाई यू, हाँ, ठीक है। उसमें कोई को जो एग्जिस्टेंस लायबिलिटी है क्या सर? नहीं, देखो ऐसा होता है, सेक्शन 124 बताता है इंडेमनिटी के बारे में। ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promissory or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? The promisee in contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor, पहला तो अगर कोई damages है, all damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies। तो इसमें इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी और ये जो होता है, सर बताइए। सर हाँ इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है सर। मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया हाँ तो हियर ये इसका इंडेमनीफायर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी इशू किया था, वो इंडेमनीफायर हो गया। बिल्कुल और ठीक है, बिल्कुल सही। इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर इज हाँ इंश्योरेंस नहीं नहीं पॉलिसी का सर, होल्डर है। तविंदर जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जो whether creditor can sue against the जो देखो जिसको ऐसा इंडिविजुअल। ऐसा है सुबोध सरकार जी, देखो मेन फर्क पता क्या है? यहाँ पर क्या है, यहाँ डैमेजेस दे रहा है या कॉस्ट दे रहा है इंडेमनिटी में। श्योरिटी में क्या हो रहा है? पूरा अमाउंट ही दे रहा है। लेकिन उसमें को एग्जिस्टेंस आपने बोला लायबिलिटी है ना हाँ सर, ये हाँ दोनों हाँ। का फर्क है, नहीं नहीं दोनों नहीं, का फर्क अरे सप्लाई अरे करेगा। भाई सुन लो पहले, पता क्या होता है इसमें? क्या होता है, ये जो श्योरिटी है, श्योरिटी में वो जैसे ए ने बी से लोन लिया, ठीक है। अब ए ने अगर बी से लोन लिया तो ए हो गया प्रिंसिपल डेटर, बी हो गया क्रेडिटर, और सी अगर गारंटर है या श्योरिटी है तो वो सी हो गया श्योरिटी। अब वो क्या है, सी अगर ए ने पेमेंट नहीं किया तो वो सी क्या करेगा? बी को पेमेंट कर देगा या बी प्रोसीड कर सकता है अगेंस्ट सी, ठीक है। लेकिन एक बार सी ने पैसे दे दिए तो फिर क्या होगा कि सी ए से रिकवर कर सकता है वो पैसे। ये थोड़ी कि ए मौज करता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो इन दैट केस जो श्योरिटी है, इट स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, दैट इज सब्रोगेशन सर, वो श्योरिटी। सब्रोगेशन। जो इंडेमनिटी है ना, इंडेमनिटी में क्या होता है? इंडेमनिटी में ये चीज नहीं है। इंडेमनिटी में क्या है, अगर कोई डैमेजेस होता है या कोई लॉस होता है वही होता है। जैसे अपने तविंदर पाल सिंह जी ने बताया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, तो इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कि भाई अगर कोई लॉस होगा तो दे देंगे। इसमें लॉस या उससे कोई मतलब नहीं है श्योरिटी में। श्योरिटी में तो क्या है, जो श्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर से, जो क्रेडिटर है वो प्रिंसिपल डेटर को पूछे ना पूछे कोई बात नहीं, उसको पता है इसके बाद कुछ है ही नहीं। सर, तो वो क्या करेगा, वो श्योरिटी के केस में डायरेक्टली प्रोसीड कर देगा। वो प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी की बात हो रही है श्योरिटी में।
है ना। Yes. उसमें हाँ, तो जो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है उतनी ही श्योरिटी की लायबिलिटी है। अच्छा इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी वाले में कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि उसकी लायबिलिटी कितनी है इंडेमनीफायर की, उतनी ही है जितने के डैमेजेस हो रहे हैं। अगर कोई डैमेजेस ही नहीं हुए तो लायबिलिटी नहीं आएगी। श्योरिटी वाले केस में डैमेजेस की कोई सवाल नहीं है, वो प्रिंसिपल Yes. अमाउंट की ही बात हो रही है। Got it, sir. Thank you, sir. हाँ, आप कुछ 1% कंपनी के बारे में पूछ रहे थे सुरेश तनेजा जी। तो देखो 1% कंपनी जहां तक बात है ना, तो 1% कंपनी में क्या है, कुछ इस पर स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल है। स्पेशल प्रोविजंस क्या है कि बेसिकली एक तो इसमें डायरेक्टर हो सकता है, और एक जो है इसमें नॉमिनी डिक्लेयर करना पड़ता है आपको कि भाई अगर एक पर्सन की डेथ हो जाए तो फिर कौन नॉमिनी होगा इस केस में। नॉर्मली एजीएम भी कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है उसको, है कि नहीं। तो बहुत सारे रिलैक्स्ड प्रोविजंस इस पर अपना 1% कंपनी पर अप्लाई होते हैं, जो कि नॉर्मल कंपनीज पर नहीं होते। डिटेल में मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। और कोई अगर आप सेक्शन बता सके तो मैं सेक्शन डिस्कस कर लेता हूँ उसका 1% कंपनी से, सुरेश तनेजा जी, इफ यू वांट टू डिस्कस एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। हाँ जी। ओपीसी के बारे में बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ। क्योंकि देखो ऐसा है, अलग से तो कुछ दिया नहीं हुआ, वो तो हर हर प्रोविजन के साथ में दे रखा भाई ओपीसी को क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, जैसे एनुअल रिटर्न इसको फाइल करनी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब लेकिन ये जो है एनुअल रिटर्न फाइल करनी है इसको, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है इसको? एनुअल रिटर्न फाइल करनी है 2021 से एमजीटी 7A के अंदर। जो बाकी कंपनी वो एमजीटी 7 में करती हैं, और एमजीटी 7A में करती हैं ये 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी, इन पे भी एनुअल रिटर्न लग गई है फाइनेंशियल ईयर 2021 से। कोई पर्टिकुलर सेक्शन बताएं तो मैं डिस्कस कर लूं उसको। नहीं, इसमें कंपनी और ओपीसी वाले में बेसिक डिफरेंस क्या है, कहाँ है सर? भाई बेसिक डिफरेंस ये है, कंपनी में तो 2 डायरेक्टर मिनिमम जरूरी है, प्राइवेट लिमिटेड में इसमें एक ही हो सकता है। बेसिकली क्या है वो तो राइट्स कम तो नहीं प्रोप्राइटर। होते हैं ना, पावर कम तो नहीं होते हैं ना, फंक्शनिंग लीगल लीगलिटी इसकी? नहीं, ऐसा कोई एक्वाम नहीं होती, बल्कि एक नॉमिनी देना पड़ता है इसमें कि अगर उसकी डेथ हो जाएगी जो अच्छा, बेसिकली नॉमिनी देना पड़ता है। बेसिकली प्रोप्राइटरशिप ही है, ये प्रोप्राइटरशिप को कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने 1% सर कंपनी। ये सेक्शन 31C बोलता है सर, कंपनीज एक्ट का 31C। एक मिनट अभी देख लेते हैं, 31C या 31C सिर्फ। थ्री अच्छा थ्री ठीक है, 31C। हाँ एक मिनट। तो 31C को डिस्कस कर लेते हैं। आज ये यही लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे 31C। ये देखिए 1% कंपनी, तो Section 3 of the 2013 Act retains substantially the provisions of corresponding provisions of Section 12. So the section has given birth to a new genre of companies called the 1% company, which expression is defined by Section 2 subsection 62 of the 2013 Act. इसकी definition आपको दे रखी है Section 2 subsection 62 में. Definition does not throw much insight on the concept of an OPC except for defining it succinctly as a company which is only one person as member. तो इसमें एक आदमी ही member हो सकता है. In status, an OPC has a status analogous to that of a private company since it has to be constituted as one. However, as opposed to a conventional private company, for the incorporation of a 1% company, it is necessary to have only one person who has to be only a natural person to constitute it. तो natural person होना ही जरूरी है, ये नहीं कि corporate person ये 1% कंपनी फॉर्म कर ले। ठीक है, पहली बात तो ये है। एडवांटेजेस क्या है, इसको 10 मिनट स्टडी करते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अप एन ओपीसी। एडवांटेजेस क्या है? With a capital base not exceeding 50 lakhs, a natural person who is an Indian citizen and a resident of the company can transform himself into a corporate entity with minimum of procedure. ठीक है, कैपिटल चाहिए आपको 50 lakhs तक की, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए. Status of the corporate entity yields to the promoter of an OPC
the benefit of perpetual succession and limited liability. As there can only be a single member in an OPC, there is no requirement for the company to hold a general meeting. However, as contemplated under section 173(5), the OPC has to hold at least one meeting of the board in each half of a calendar year. Okay? And the gap between two meetings shall not be less than 90 days. ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग करनी है आपको ईच हाफ में करनी है, ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, मतलब जनवरी टू जून एक मीटिंग करनी है और जुलाई टू दिसंबर एक मीटिंग करनी है, और जो दो मीटिंग्स के बीच में गैप है वो 9 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. The provisions contained in secretarial standards 1 and 2 relating to meetings of the board and committee, they do not have any application for an OPC. All the exemptions, concessions from the application of several provisions of the Act which apply to a private company apply in equal measure to an OPC. जो प्राइवेट कुछ में प्राइवेट को रिलैक्सेशन है, प्राइवेट कंपनीज को, वो सारी रिलैक्सेशन भी ओपीसी को भी है. ठीक है. The one serious limitation of an OPC is that if its paid up share capital exceeds 50 lakhs or when the turnover of the company exceeds 2 crores of rupees within the relevant period, it has to voluntarily shed its status as an OPC. ठीक है. तो 50 लाख रुपए से पेड अप कैपिटल अगर ज्यादा हो जाए या टर्नओवर आपके 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए तो आपको क्या करना है, आप ओपीसी का स्टेटस नहीं मेंटेन कर सकते और आपको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा. तो गिवन द कंस्ट्रेंट्स ओवर द सीलिंग on the size of the paid up capital and turnover, the OPC form is suited only for small sized business outfits which primarily wish to enjoy the status of a corporate entity. ठीक है. अच्छा, स्पेशल प्रोविजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन ओपीसी. ये क्या कहते हैं, ये प्रोवाइजो है टू सेक्शन प्रोवाइजो अंडर सेक्शन 3 lays down that the memorandum of an OPC shall indicate the name of another person. ठीक है. मेमोरेंडम में आपको, क्योंकि एक ही आदमी है तो आपको दूसरे आदमी का नाम देना पड़ेगा, who shall in the event of the death or incapacity of the subscriber become a member of the company. The written consent of the other person has to be obtained prior to the incorporation of his name in the memorandum. उसकी consent भी लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं उसका नाम लिख दो बिना consent लिए. The written consent of the other person shall also be filed with the registrar along with the other documents necessary to be filed. ठीक है. अच्छा, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स क्या है ओपीसी फॉर्मेशन की, ये देख लेते हैं. पहला, As mentioned above, only a natural person has to be promoter for an OPC. अगर क्वेश्चन पूछ लेता है क्या कॉर्पोरेट पर्सन भी ओपीसी का प्रमोटर बन सकता है? नहीं. No person, no corporate or non-corporate bodies such as partnership firm or an AOP can be involved in its formation. तो natural person ही होना चाहिए. Natural person has to be citizen of India, as also a resident in India. Resident भी होना चाहिए, citizen भी होना चाहिए. In terms of section 6 of the income tax. Explanation under Rule 3(1) of the above rules clarifies that a resident in India shall mean a person who has stayed in India for a period of not less than 180 days during the immediately preceding financial year. The period of stay in the country need not be for a continuous period of 182 days. कोई जरूरी नहीं कि पूरा ही वो जो है 182 days का continuous stay हो, आ जा सकते हो मतलब आप. ठीक है. There can be intermittent breaks in the period of stay. And all that is necessary to ensure is that the aggregate period of stay in India exceeds the above period of 182 days. अच्छा, उसके बाद में ये जो नेचुरल पर्सन है seeking registration shall not be a member of any other OPC at any point of time, and if he has been made a nominee for the natural person in one OPC, he cannot be associated in that capacity in any other OPC. तो अगर एक कंपनी में कोई नॉमिनी बन गया ओपीसी का तो वो दूसरी कंपनी में नॉमिनी नहीं बन सकता, ये भी कंडीशन है. ठीक है. Where the natural person who is involved in one OPC as a member becomes a member in another company by virtue of being a nominee, he shall meet the eligibility criteria within a period of 182 days. ठीक है. It follows from the above, the intention of the statute is to restrict the involvement of a natural person in not more than one OPC. मतलब एक आदमी की इन्वॉल्वमेंट जो है एक से ज्यादा कंपनी में नहीं हो सकती, यही पर्पज है बेसिकली. अच्छा, रूल 3(4) prohibits a minor from being associated as a member or as a nominee of an OPC. तो माइनर जो है वो ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी नहीं हो सकता. An OPC cannot be incorporated as a not for profit company. सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती ओपीसी. ठीक है.
nor can it seek conversion subsequent to incorporation as a Section 8 company. अच्छा, रूल 3.6 क्या कहता है? रूल 3.6 कहता है एन ओपीसी शेल नॉट बी इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी का काम नहीं कर सकती, एंड इट शेल ऑल्सो not be allowed to make any investment in the securities of any body corporate. Restriction is not only on the holding of shares, but also over the holding of any other security, including debt securities, including a issued by a body corporate. ये सारे रूल 3 में दे रखे हैं, रूल 3, 6, 7 वगैरह। रूल 3.7 क्या बोलता है? रूल 3.7 prohibits an OPC from converting itself into any other kind of company within a period of 2 years from the date of incorporation as an OPC. ठीक है, आपने ओपीसी बना ली, ऐसा नहीं कि उसको 2 साल के अंदर कन्वर्ट कर लो। अनलेस इट्स पेड अप शेयर कैपिटल हैज एक्सीडेड द थ्रेशोल्ड लिमिट, भाई अगर पेड अप कैपिटल आपके 50 लाख से एक्सीड हो गई, या एवरेज जो एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा एक्सीड हो गई। The above conditions were mutually exclusive until Rule 6 in the above rules was amended. इसमें दोनों कंडीशन है। A company constituted as an OPC can continue to remain in status as an OPC even if its capital exceeds 50 lakhs, but its turnover has not exceeded the above threshold. ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। ये रूल 3637 में आता है। From the above it follows that an OPC cannot be incorporated with a share capital exceeding 50 lakhs. तो इसका मतलब भाई 50 लाख से अगर, तो आप ज्यादा फॉर्म ही नहीं कर सकते। If after incorporation its turnover exceeds an amount of 2 crores, it will cease to be an OPC and it will have to take steps for reclassification of its status as a private company. Nomination by the subscriber or member of OPC. भाई ये कहते हैं एक ही आदमी है उसमें, अगर उसकी डेथ होगी तो क्या होगा, इसलिए आपको नॉमिनेट करना है। To ensure that there is no disruption in the activities of an OPC arising out of death or incapacity caused to a single subscriber, an insulation mechanism is provided under Rule 4 of the Companies Incorporation Rules. क्या बोलता है? पहला तो ये है, जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है एक ही आदमी होगा, ठीक है ना। He will nominate a person after obtaining prior written consent, who shall in the event of the subscriber death or incapacity become a member of OPC. और कोई इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं सर। एक चीज इसमें और पॉइंट आउट कर रहा है सर, an OPC can only have one member, but at the same time ये भी कह रहा है कि according to section 152(1) of the Act, the number of directors in the OPC might be as low as 1 and as high as 15. सेक्शन 152(1) से कह रहा है 152(1). हाँ, 152(1) से एक मिनट, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज कर रहा है सर, 15 तक एज हाई एज हो सकता है। एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ। तो नेचुरल मेंबर तो 1 है, और he will be first director of the OPC until the other directors are lawfully appointed by the member. एक मिनट, 152(1) में देख लेता हूँ। In fact, one director के, हाँ जी, एक मिनट, where no provision is made in the articles of company for the appointment of the first director, the subscribers to the memorandum who are individuals shall be deemed to be the first directors of the company until the directors are duly appointed, and in case of a one-person company, an individual being member shall be deemed to be its first director until the director or directors are duly appointed by the member in accordance with the provisions of this section. हाँ, 15 वाली बात कहाँ लिखी है? सर इसमें 152 ये वकील सर, हाँ 152(1) में कह रहा है, जैसे वो लीगली अपॉइंट करने की बात किया, लॉफुली अपॉइंटेड द मेंबर, तो वो उसमें कह रहा है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन एन ओपीसी माइट बी एज लो एज 1 एंड एज हाई एज 15। ये वकील सर .com में था सर। ये मैं तो इसको रमैया वाली बुक से पढ़ रहा हूँ। 152(1) में एक्ट में तो कुछ नहीं लिखा सर, नहीं लिखा। ओके सर, ठीक है सर, कोई नहीं, कंफ्यूजन होगा। कोई मैंने बोला एक से अधिक डायरेक्टर तो हो नहीं सकते, तो इसलिए 15 तक क्यों बात आई, इसलिए मुझे जी। और सुरेश तनेजा जी, कोई खास बात पूछना चाहो तो पूछो इसमें, और मैं देख लेता हूँ कोई खास बात है तो।
कन्वर्जन ऑफ एन ओपीसी इनटू ए पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी इन सर्टेन केसेस। कुछ ग्राउंड्स हैं भाई, अगर आपकी जो शेयर कैपिटल है इट एक्सीड्स 50 लाख, ठीक है, थ्रेशोल्ड इसमें ओपीसी में कितनी है 50 लाख है, एवरेज टर्नओवर जो है वो है 2 करोड़। तो बोथ द कंडीशंस आर क्यूमुलेटिव and the status of an OPC is lost only when the above thresholds are breached. Okay? Once both the above ceilings are exceeded, the company shall cease to be an OPC. और जो relevant period की बात करना टर्नओवर के लिए क्या बोलता है, वो बोलता है for the purpose of this rule, relevant period shall mean the period of immediately preceding 3 consecutive financial years. Therefore, the status of an OPC can be potentially lost under the yardstick of turnover only if the average turnover in the 3 preceding financial year exceeds 2 crores rupees. और इसको 6 महीने के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। Rule 6.2 lays down that the OPC shall have to convert itself within 6 months of the date on which its paid up share capital is increased beyond 50 lakhs or the last day of the relevant period during which its average annual turnover exceeds 2 crores of rupees into either a private company with minimum of 2 members and 2 directors or a public company with at least 7 members and 3 directors. सर ये दोनों कंडीशन तो क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होने, क्यूमुलेटिव हाँ। लिखा लेकिन हुआ है। अभी आपने पढ़ा था तो उसमें था ना दोनों में से और था दोनों के बीच में। नहीं और नहीं है, पहले और था, ये बाद में इसमें चेंज कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये क्यूमुलेटिव है दोनों, और जो 2 करोड़ है वो भी 3 साल की लेनी है, पिछली एवरेज लेनी है। एवरेज टर्नओवर इन द 3 preceding financial years exceeds 2 crores. ये भी लिखता है कि रूल 6.2 runs contrary to the intention of amended rule 6.1. भाई एक तरफ तो कह रहा है कि आपका ओपीसी स्टेटस विल रिमेन द सेम even if its paid up capital exceeds 50 lakhs as long as average annual turnover does not exceed 2 crore rupees. Rule 6.2 क्या बोल रहा है? Rule 6.2 बोल रहा है contemplates conversion either within 6 months of the paid up share capital exceeding 50 lakhs or on the last day of the relevant period during which its average annual turnover exceeds 2 crores. This cannot be the case after the amendment put through Rule 6.1 as articulated above. तो दोनों कंडीशन से क्यूमुलेटिव, रूल्स में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है। बस इतना ही है बेसिकली। तो इसके जो सारे रूल्स दे रखे हैं ना, ये रूल 3.6, रूल 3.7, रूल 3.2, आपके सेक्शन ये प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो अंडर सेक्शन 3 इट लेज डाउन, और ये आपके प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड इन कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स। तो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 अगर आप देखेंगे तो उसमें रूल 3 आप देख लीजिएगा। तो रूल 3, 1, 2 ये सारे बताते हैं ये आपके ओपीसी के बारे में। टैक्सेटेड कंपनी नहीं हो सकती, माइनर नहीं हो सकता, इसके अंदर इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, ये कुछ कंडीशंस हैं बेसिकली। तो आज की कथा यही समाप्त करते हैं। जी सर। Sir, if you have a couple of minutes, एक clarification है. हाँ Not on allied law, sir, but section 58, sir, fast track insolvency में. 58 का एक मिनट, लेट मी ओपन द बुक। हाँ पूछिए क्या पूछ रहे हैं? Sir, it says the process of conducting the corporate insolvency resolution process under Chapter 2 and provisions relating to offences and penalties under Chapter 7 shall apply to this chapter as the context may require. Okay, so my question is, यहाँ पे this chapter, इस chapter में there was no specific saying on whether RP should be approved or IRP shall himself continue as RP, and the PUFE transactions के लिए भी कोई time limits वगैरह कुछ भी नहीं दिया है सर। So कैसे डील करना पड़ेगा इसको? Will EOI just like expression of interest वगैरह
कोई टाइमलाइंस नहीं नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं? फास्ट ट्रैक में टाइमलाइंस है, फास्ट ट्रैक टाइमलाइन जस्ट हाफ है। जैसे वहां 7 डेज का पीरियड है तो वहां 3 डेज का पीरियड है, इस तरह से है। वो तो है ही, जैसे फास्ट ट्रैक में पीरियड कितना है, ये भी 90 फास्ट days. ट्रैक है, 90 90 days. डेज का पीरियड है। हाँ, जैसे हाँ। 180 को हाफ कर दिया उन्होंने सीधा। ओके, बट स्पेसिफिकली पीयूएफई ट्रांजैक्शन और एक्सप्रेशन डायरेक्टली आरएफआरपी रिलीज करेगा या बीच में ईओआई भी आएगा? वो कहाँ क्यों पे नहीं भी है? मेरे क्लियर ख्याल नहीं से है वो सर। तो उसका भी है, 30 45 60 है इसका, पीयूएफई का, क्यों नहीं है? नहीं, 30 45 60 का तो इसमें आएगा ना सर। फॉर्मेशन है, डिटर्मिनेशन है और सर रिपोर्टिंग है ये सर। वो तो प्री पैकेज में आएगा ना सर, 30 45 60। नहीं वो फास्ट ट्रैक में है सर मेरे ख्याल में। फास्ट ट्रैक में नहीं कंफ्यूजन है। नहीं प्री पैक में है सर फॉर 30 प्रीपेड 45 में। 60। ओके, फास्ट ट्रैक में कोई स्पेसिफाई नहीं है। ऐसा है। अच्छा। फास्ट ट्रैक का जो है ना, मैं टाइमलाइंस आपको एक बार देख लेता हूँ मैं भी कि क्या है फास्ट ट्रैक में, टाइमलाइंस है या नहीं है, क्या है। टाइमलाइंस तो दे ही रखी है नॉर्मली, ऐसा तो नहीं है कि टाइमलाइन नहीं है। कहीं पे भी मेंशन भी नहीं हुआ सर, जिससे दैट जो भी चैप्टर पार्ट 2 में जो भी है वो वैलिड हो जाएगा, लेकिन कौन सा चैप्टर 2 ए, पीपीआर ए, का एक वैलिड होता है? एक मिनट आप होल्ड करो, एक मिनट, मेरे को एक मिनट। रेजोल्यूशन, एक मिनट, मेरे पास एक हैंडबुक है, मैं उसमें देख लेता हूँ। हम्म, हाँ जी, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, हाँ सर। एक मिनट। ये मेरी ये हैंडबुक नजर आ रही है आपको, हाँ सर। है ना? हाँ, तो इसमें देखिए, ये यहाँ से शुरू होती है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपसे। ये इसमें एफएक्यू है बेसिकली, ये पब्लिश्ड है आईबीबीआई का, एफएक्यू ठीक ऑन है सर। सीआईआरपी। तो ये क्या बोलता है, ये फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, इट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। और आगे देख लेते हैं इसमें जो सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर मिल जाएंगे। क्या टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है? ठीक है, हो सकता है एक्सटेंड, ठीक है। मैं इसमें कंट्रोल एफ करके ना वहीं पे जाता हूँ, फास्ट ट्रैक पे। ये ये फास्ट ट्रैक के रेगुलेशंस है हमारे पास। हाँ सर। रेगुलेशंस में तो ये सब दिया हुआ है, ये नजर आ रहा है ना आपको? यस सर। तो ये कब की पब्लिश है? ये हमारे सिलेबस में है, काम में आ जाएगी हमारे को। ये सारे फास्ट ट्रैक के ही हैं। आपका क्वेश्चन क्या है बेसिकली, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? टाइमलाइंस सर पूछना मेरा चाह रहे हैं क्वेश्चन, फास्ट ट्रैक के? सर एक एक तो टाइमलाइन पीयूएफई का टाइमलाइन है, और दूसरा आईआरपी और आरपी आरपी भी अपॉइंट होगा या आईआरपी इज डीम्ड टू बी एन आरपी इन फास्ट ट्रैक प्रोसेस? और इश्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देना चाहिए, डायरेक्टली आरएफआरपी को आएगा? बिकॉज टाइमलाइंस नॉर्मली ईओआई को तो 75 डेज का है नॉर्मल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में, बट यहाँ पे तो 7 विद इन 90 डेज पूरा प्रोसेस ही कंप्लीट होना पड़ेगा। इसमें ये हाफ है टाइमलाइंस, जितनी भी वहां पर दे रखी है ना, आधा कर रखा उसको इन्होंने। ठीक है सर, आई विल गो थ्रू दिस हैंडबुक एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस आई विल रीच आउट। हाँ हाँ,
ये फास्ट ट्रैक रेगुलेशंस में भी वही दे रखा है, वो CIRP वाले रेगुलेशंस की बात कर रहा है यहाँ पर। हाँ, so that's what CI sir my question was, yeah, हाँ अगर expression ये of interest 75 days में देना पड़ेगा, then how will the process gets completed within 90 days? जैसे इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या बोलता है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देना है विदिन 2 weeks ऑफ हिज अपॉइंटमेंट बट नॉट लेस देन 54th डे, वो सेम ही है। ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की भी बात आ गई आपकी, ये मैं फास्ट ट्रैक रेगुलेशंस में से ही पढ़ रहा हूँ। So it doesn't make sense. हाँ हाँ correct, बिल्कुल sir. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली अमेंडमेंट किया नहीं है इसमें ना, फास्ट ट्रैक में कोई कंपनी आई भी नहीं है। वो आपकी बात ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा ये सारे ना फास्ट ट्रैक रेगुलेशंस। ठीक है सर। जैसे आपको रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग कितनी देनी है, 21 डेज में देनी है फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। हाँ सर, वहां तक क्लियर है सर, अंटिल IRP और अंटिल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC ठीक है, उसके बाद में हाँ उसके बाद में गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ, उसके बाद में गड़बड़ हो गई, करेक्ट सर। ये सारे फास्ट ट्रैक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं और IBBI का पब्लिकेशन है ये। तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में तो वही पीरियड दे रखा है जो वहां पीरियड दिया हुआ है। हाँ, 2 weeks फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट। हाँ 2 week, हाँ एंड टू each prospective resolution applicant latest by the date of invitation of resolution plan। यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का कोई बात ही नहीं है सर, डायरेक्टली रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान आ गया सर यहाँ पे। और यहाँ जैसे रेजोल्यूशन प्लान आपको सबमिट करना है एटलीस्ट 15 days बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन। सो 90 days minus 15, so 75 days के पहले वो सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का ही 75 days का टाइम लेंगे। ये यहाँ क्या ये बताता ना, ये जो क्वेश्चन था आपका ये है, the resolution professional shall submit the resolution plan approved by COC to the adjudicating authority at least 15 days before the expiry of the maximum period permitted for the completion of the fast track CIRP। मतलब 90 days 75 days के अंदर आपको adjudicating authority को देना है। करेक्ट सर। ये तो फिर वॉलंटरी लिक्विडेशन के रेगुलेशन है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपसे। इसमें बहुत सारे हैं रेगुलेशन, जैसे ये है ना, इसके अंदर हैंडबुक है, इनकी बहुत सारी हैंडबुक है, FAQ है, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ सर, यस सर। हैंडबुक ऑफ FAQ है, CIRP है, क्लेम्स की है, डूज एंड डोंट्स है, लिक्विडेशन है, मॉरिटोरियम है, पर्सनल गारंटर है, प्री पैक है, रेजोल्यूशन है, अलग अलग हैंडबुक्स इशू कर रखी है इन्होंने। कुछ चीजें तो रेपिटेशन भी हैं बट फिर भी काफी अच्छे पब्लिकेशंस हैं, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई वो टाइमलाइंस अगर कहीं मिल जाए तो देखिए। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू जी, Thank you. थैंक यू।